हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल रोजगार रिवीजन। मैं विश्व कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने रेलवे पीवाईक्यू 2.0 का रिवीजन लेकर के नेक्स्ट लेक्चर का, जिसमें कि आज हम लोग जो है लेक्चर नंबर 8 का रिवीजन करने वाले हैं, जो परमार सर यूट्यूब पे करवा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि रिवीजन करना इंपॉर्टेंट है, पढ़ तो सब लोग रहा है। ठीक है, वही चीज़ होता है, जो लोग रिवाइज करेगा उसी का सिलेक्शन होगा। तो उसी के लिए मैं आपको ये सीरीज़ स्टार्ट किया हूँ, जिसमें कि ऑलरेडी हम लोग जो है 1 से 7 लेक्चर तक करवा दिया है मैंने। साथ ही साथ जो सर का 3.0 बैच चल रहा है उसका भी मैं रिवीजन करवा चुका हूँ हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर, तो आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं। बाकी चलिए आज के इस लेक्चर को जो है हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। बाकी जिनको टेक्स्ट बुक पासप्रूफ ले लेना 615 रुपये में मिल जाएगा आपको हमारा कूपन कोड यूज करके। ठीक है, क्योंकि ये ज़रूरी है प्रैक्टिस करना। ठीक है, मॉक टेस्ट लगाते रहना इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी टॉपर का इंटरव्यू आप देखोगे तो उसमें आपको ये कॉमन चीज़ देखने को मिलेगा कि वो मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा लगाते थे। तो मॉक टेस्ट आपको ज़्यादा से ज़्यादा लगाना है, उसके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है टेक्स्ट बुक। सो उसके लिए एक पासपोर्ट लेना पड़ता है, जो कि 1 साल का सब्सक्रिप्शन मिलता है। 615 रुपये में आपको ये मिल जाएगा अगर कूपन कोड यूज करेंगे तब। विदाउट कूपन ये आपको 700 रुपये तक पड़ेगा, तो देख लेना कूपन कोड आपको यहाँ पर लिखा हुआ है इस कैफ़े। चलिए बाकी स्टार्ट करते हैं हमारे आज के इस लेक्चर को। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जो है पहला क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है कि निम्नलिखित में से किस राजवंश ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, तो विजयनगर राज्य की स्थापना की बात करेंगे तो सबसे पहला वंश आपका संगम वंश था। तो यहाँ पर संगम राजवंश यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑलरेडी कई बार डिस्कस हो चुका है कि संगम हो गया, फिर उसके बाद सुलु होता है, फिर तुलु होता है, फिर अराईबीडु होता है। तो संगम राजवंश से ही हमारा विजयनगर राज्य की स्थापना होती है। बात करें अगर विजयनगर की, तो इसको जो है विजय का नगर यानी कि सिटी ऑफ विक्ट्री के नाम से जाना जाता है। इसकी राजधानी कहाँ पर थी विजयनगर की, तो ये आपका हम्पी था, जो कि आपके गॉडेस पंपा देवी हैं उनके नाम पर रखा गया है। संस्थापक भी मैंने बताया था आपको कि हरिहर और बुक्का जो है ये आपके संगम वंश के जो है संस्थापक हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करते हैं इनके बारे में, तो ये जो है आपके ककातियाज के सामंत थे। ककातियाज जो थे वारंगल इनकी राजधानी थी, तो उनके सामंत थे ये। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक जो है इनके समकालीन थे, याद रखिएगा, जो दिल्ली सल्तनत में रूल कर रहे थे। और साउथ में ये जो आपके संगम राजवंश है। ठीक है, बाकी अगर बात करते हैं यहाँ पे कि साउथ में आपका जो कृष्णा रिवर था। ठीक है, और उसके साउथ में अगर बात करेंगे तो आपका विजयनगर अंपायर था, और उसके जो नॉर्थ है यहाँ पे आपको जो है हसन गंगू जो जिसने स्थापना किया था बहमनी साम्राज्य का। ठीक है, वो था। तो 1347 ईस्वी में आपका बहमनी साम्राज्य का स्थापना होता है। और बाकी विजयनगर तो मैंने बता ही दिया 1336 एडी में होता है। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के समकालीन थे। यहाँ पर दोनों में युद्ध होता रहता था। ठीक है, अब हम देखेंगे अभी आगे कि जो बहमनी साम्राज्य के जो है अलग अलग बढ़ जाते हैं, 5 साम्राज्य में बढ़ जाता है। फिर उसके बाद विजयनगर पे ये हमला कर देते हैं, और विजयनगर नगर जो है फिर ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा स्टोरी है, आप ऐसे याद रखिएगा। बाकी ये चीज़ भी याद रखिएगा कि जो विजयनगर थे ना, उनको नरपति के नाम से जाना जाता था, और उड़ीसा वाले रूल में जो रूल कर रहे थे इनको गजपति कहा जाता था। ठीक है, और ये जो बहमनीस थे इनको अश्वपति के नाम से जाना जाता था। तो ये भी डायरेक्ट आपका पूछता है, तो याद रखिएगा। बाकी ये बहमनी साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, तो अलाउद्दीन बहमन शाह यहाँ पर है। ठीक है, बाकी इसके अलावा एक चीज़ आप ये भी यहाँ पे याद रखिएगा कि जो आपके समकालीन थे विजयनगर अंपायर के जो समकालीन लोग थे, वो इनको कर्नाटक साम्राज्य मऊ के नाम से यहाँ पर जो है बुलाते थे। ठीक है, बाकी वंश मैंने आपको बता दिया, संगम आते हैं, सुलु आते हैं, फिर तुलु आते हैं, फिर अराईवीडु आते हैं। बाकी इनका टाइम पीरियड भी मैंने बता रखा है, आप ऐसे बस याद रखिएगा। संगम का 1336, सुलु का 1485, तुलु का 1505 और अराईवीडु का 1570। ठीक है, तो ये थे। बाकी तुलु वंश के अगर बात करेंगे संस्थापक की, तो वीर नरसिंह थे। ठीक है, और अगर पूछेगा अराईवीडु के अंतिम शासक कौन थे, तो ये श्रीरंग तृतीय थे। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना है। बाकी तालीकोटा का एक युद्ध होता है, जो कि तुलु वंश का जिस समय शासन था उस समय जो है तालीकोटा का युद्ध होता है, जिसको कि राक्षसी तांगड़ी युद्ध के नाम से जानते हैं, क्योंकि राक्षसी और तांगड़ी जो गांव था वहाँ पर ये युद्ध हुआ था 1565 ईस्वी में। तो उस समय जो है अलिये रमा राय करके थे। ठीक है, तो उनके समय में यहाँ पर जो है युद्ध हुआ था। कौन किया था इनके खिलाफ युद्ध, तो वही जो मैंने आपको बताया था बहमानी अंपायर का जो 5 बढ़ गया था, इसमें कि गोलकुंडा, पीदर, बराड़, अहमदनगर। ठीक है, तो ये सब आपका जो है आक्रमण कर देते हैं। तो यहाँ पर जो है धीरे धीरे विजयनगर अंपायर जो है आपका ख़त्म हो जाता है। ठीक है, बाकी इनके समय में कुदराई चट्टी करके आता था यहाँ पर विजयनगर अंपायर के शासनकाल में, जो कि घोड़ों के व्यापारी को कहा जाता था। तो ये भी एक टर्म याद रखिएगा। ठीक है, आगे कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, तो देखिए यहाँ पर अगर बात करेंगे मौलिक अधिकार कौन नहीं है, तो मतदान का अधिकार ये आपका कोई मौलिक अधिकार नहीं है। मौलिक अधिकार हम लोगों का यहाँ पर कितना है, तो मूलतः तो 7 था, लेकिन अभी वर्तमान में 6 है।
ठीक है, उसको हम देखेंगे। अभी देखिए बात करते हैं मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, तो ये आपका यूएसए के संविधान से लिया गया है। यूएसए में एक बिल ऑफ राइट्स करके है, ठीक है, वहाँ से इसको लिया गया है। और यूके में इसको मैग्ना कार्टा के नाम से जानते हैं, इसीलिए हम लोग इसको मैग्ना कार्टा भी बोलते हैं मौलिक मौलिक अधिकार को। बाकी ये हम लोग के भाग 3 में है। अनुच्छेद अगर बात करेंगे तो 12 से 35 तक है। मूलतः 7 थे, लेकिन वर्तमान में ये 6 है, क्योंकि जो आपका संपत्ति का अधिकार है उसको हटा दिया गया है 44th अमेंडमेंट करके 1978 में। बाकी ये आपका न्याय संगत है, यानी कि जस्टिसएबल है, यानी कि इस चीज़ को लेकर के आप कोर्ट जा सकते हैं। आगे बाकी ये जो संपत्ति का अधिकार 44वें संविधान संशोधन से हटा करके जो है मतलब मौलिक अधिकार से हटा करके इसको जो है विधिक अधिकार बनाया गया है। और करेंटली ये भी आपका जो है पार्ट नंबर 12 और अनुच्छेद 300A में है, ठीक है। नेक्स्ट, मतदान की उम्र जो है इसमें 21 कब घटाई गई थी, 21 से 18 वर्ष कब कर दी गई थी, तो ये आपका 61st अमेंडमेंट हुआ था 1988 में, ठीक है। तो उस समय ये आपका जो है 61st अमेंडमेंट करके जो है जो मतदान की उम्र है वो इतना से इतना कर दिया गया था, तो ये भी चीज़ याद रखिएगा। बाकी बात तो हुआ था, लेकिन लागू कब हुआ था, तो 1989 में ये चीज़ लागू हुआ था, ठीक है। और इसी साल जो है आपका भारतीय जो निर्वाचन आयोग था, ठीक है, वो आपका एक बहुसदस्यीय कम्युनिटी बन गया था, ठीक है, क्योंकि इसमें काम बढ़ गया था, इस कारण से जो है बहुसदस्यीय कमेटी का गठन करना पड़ा था यहाँ पे, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, 2 मौलिक अधिकारों को कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता, कौन कौन सा वो है, तो आपका है आर्टिकल नंबर 20 और 21। 21 में आपका जीने का अधिकार है, और 20 में जो है अपराध से संबंधित है, जैसे कि जिस समय जो अपराध किए हैं उसी समय जो आपका सज़ा होगा वो सज़ा मिलेगा। एक अपराध के लिए 2 सज़ा नहीं मिलेगा, और आपको अपने खिलाफ जो है गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ये सब आपका जो है 20 में आपका दिया गया है, ठीक है। आगे, मौलिक अधिकार जो केवल भारतीय नागरिकों के लिए है, तो देखिए ये कुछ आर्टिकल्स है जो सिर्फ और सिर्फ भारतीयों के लिए है, विदेशियों के लिए नहीं है, जैसे 15, 16, 19, 29, 30। बस ऐसे याद रखिएगा, 15, 16, 19, 29, 30। बाकी 15 में क्या है, 16 में क्या है, ये सब आपको याद होना चाहिए, ठीक है। आगे, कौन सा उच्चतम गुणवत्ता वाला कोयला है, तो हमने डिस्कस किया था कि 4 टाइप का होता है, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। तो इसमें सबसे उच्चतम गुणवत्ता वाला जो होता है आपका एंथ्रासाइट होता है, क्योंकि इसमें जो है आपका कार्बन की मात्रा जो है सबसे ज़्यादा होती है। जो है इसमें नमी जो होती है वो नमी बहुत कम होता है, और इसलिए आसानी से जल जाता है। सल्फ़र की मात्रा ज़्यादा होती है, 85 से 95% इसमें कार्बन होता है। जिसमें सबसे ज़्यादा कार्बन होगा वो उच्चतम यहाँ पर जो है क्वालिटी का होगा। बाकी अगर हम यहाँ पे बात करते हैं बिटुमिनस की, तो बिटुमिनस जो है आपका उससे थोड़ा सा नीचे होता है, और ये जो आपका 60 से 80% जो है इसमें कार्बन होता है, ठीक है। और इसका यूज जो है धातु कर्म के रूप में करते हैं, मतलब जो मेटल निकालने के लिए, मेटल का जो निष्कर्षण होता है उसके लिए हम इसका यूज करते हैं बिटुमिनस का। बाकी लिग्नाइट की बात करेंगे तो इसमें आपको जो है 40 से 60% तक आपको जो है कार्बन की मात्रा देखने को मिलेगी। इसको हम लोग भूरा कोयला के नाम से जानते हैं, जो कि आपका ज़्यादातर जो तमिलनाडु का जो नवेली वाला हिस्सा है वहाँ पे आपको लिग्नाइट देखने को मिलता है। बाकी पीट की बात करेंगे तो ये आपका निम्न श्रेणी का कोयला आता है, मतलब इसमें बहुत ही ज़्यादा लेस देन 20-30% के आसपास जो है यहाँ पर कोयला कार्बन होता है यहाँ पर, ठीक है। तो इतना चीज़ आपको याद हो गया, चारों आपको टाइप याद रहना चाहिए। बाकी इसके अलावा तृतीयक कोयला किसको कहते हैं, मतलब कहाँ पर देखने को मिलता है तृतीयक कोयला, तो ये आपको उत्तर पूर्व इलाके में देखने को मिलेगा, मेघालय वाले में, ठीक है। बाकी कोयला एक प्रकार का कैसा चट्टान है, तो ये आपका एक प्रकार का अवसादी चट्टान है, ठीक है। अवसादी चट्टान की कुछ कुछ विशेषताएं हैं, जैसे कि ये आपका परतों में होती है, मतलब लेयर्ड में पाई जाती है। जीवाश्म इसमें मिलते हैं, देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा अवसादी चट्टान कैसे बनते हैं, जब वही जो आग्नेय चट्टान आती है फिर बाहर आकर के जो है उसमें कुछ परिवर्तन होता है, तो उस प्रकार से जो बनती है वो हमका अवसादी चट्टान होता है। तो वही तलछट से अवसादी चट्टान बनने की प्रक्रिया होती है, मतलब इसको कहते हैं लिथिफिकेशन प्रोसेस, ठीक है। तो लिथिफिकेशन प्रोसेस से बनता है किसका लिथिफिकेशन होता है, तो जो आपका इग्नियस रॉक होता है ना उसका लिथिफिकेशन होता है, और उसके फलस्वरूप आपका अवसादी चट्टान बनता है। तो ये कुछ याद रखिएगा, और कोयला उसी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, अनंतराज सागर टैंक का निर्माण जो है किन शासकों ने करवाया था, तो अगेन यहाँ पर विजयनगर याद रखना आपको, अनंतराज सागर टैंक का निर्माण इन्होंने ही करवाया था, ठीक है। बाकी इनके अलावा महानव में डिब्बा हो गया, कमल महल हो गया, हाथी अस्तबल हो गया, ठीक है, स्टेप्ड टैंक हो गया, ये सब आपका जो है विजयनगर साम्राज्य के शासनकाल में ही बनवाया गया था। बाकी एक विरूपाक्ष मंदिर भी था जो कि आपका विजयनगर काल में बनाया गया था, ठीक है, जो कि हम्पी में पड़ता है, ठीक है। इसको कौन निर्माण करवाया था, तो विजयनगर साम्राज्य के अंदर थे लक्कन डंगेसा करके, ठीक है, लक्कन दंडेशा, इन्होंने बनवाया था ये विरूपाक्ष मंदिर को, ठीक है। बाकी ये 2 है आपका, ठीक है, दोनों ही कर्नाटका में, याद रखिएगा। और ये जो है शिव भगवान को समर्पित है विरूपाक्ष मंदिर, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सी केवल रबी की फसल है, तो रबी की फसल की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो देख लेते हैं यहाँ पर। पहले हम लोग रबी फसल की बुआई वगैरह या कटाई वगैरह कब होता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तीनों चीज़ यहाँ पर दिया गया है। जैसे अगर बात करेंगे फसल में,
तो रबी होता है, खरीफ होता है और जायद, 3 प्रकार की फसलें होती हैं। रबी की बात करेंगे तो बुआई जो इसका आपका अक्टूबर नवंबर में किया जाता है और कटाई जो आपका मार्च अप्रैल यानी कि जो अभी वाला समय है इसमें आपका कटाई किया जाता है और बोया जाता है ठंडा का मौसम में। खरीफ की बात करेंगे तो ये आपका जुलाई के मंथ में यानी गर्मी में आपका बोया जाता है, मतलब जो है बरसात वाले सीजन में, और सितंबर अक्टूबर में आपका जो ये काट लिया जाता है। बाकी एक जायद की फसलें होती है जो कि दोनों के बीच में बोया जाता है, जैसे मार्च लीजिए कि मार्च अप्रैल में काटा गया तो बीच का जो मई और जून बच गया ना, उसमें ये फसलें की जाती हैं। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं क्या क्या होता है। तो सबसे पहले रबी की बात करेंगे तो इसमें आपको ज़्यादातर जो है मतलब दाल वाली फसलें जैसे कि चना हो जाएगा, ठीक है, मटर हो जाएगा, जौ हो जाएगा, सरसों हो जाएगा, अलसी हो जाएगा, मसूर हो जाएगा, ये सब आपका रबी की फसल है। खरीफ में बात करेंगे तो आपका धान हो जाएगा, ठीक है, मक्का हो जाएगा, ठीक है, और इसी में आपका गेहूँ भी आता है, रबी में ही गेहूँ याद रखिएगा, ठीक है, इसमें दिया हुआ नहीं, याद रखिएगा गेहूँ होता है। कपास हो जाएगा, ज्वार हो जाएगा, ये सोयाबीन हो जाएगा, ये सब आपका खरीफ फसल में है। और जायद फसल में ज़्यादातर आपको जो है सब्जी और फल देखने को मिलेगा, जैसे ककड़ी हो गया, तरबूज हो गया, और चारा वाली जितने भी फसलें हैं वो सारी की सारी आपकी जायद फसलें में आएंगी। तो हमसे पूछा था कि यहाँ पे हमसे पूछा कौन रबी की फसल है, तो रबी की फसल में आपका जौ और चना यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग। बाकी मूंगफली भी आपका जो एक खरीफ फसल है, याद रखिएगा। बाकी जो रबी की फसल होती है ना उसके लिए बहुत ही ज़्यादा वर्षा की इम्पोर्टेंस होता है, ठीक है, और ये जो आपका पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो आपका होता है वर्षा, ठीक है, जो जेठ धराएं लेकर आती है, जिसको कि महावट के नाम से भी जानते हैं राजस्थान वाले हिस्सा में, तो ये आपका रबी की फसल के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा उपयुक्त माना जाता है। ये चीज़ आपको याद रखना है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा नदी जो है भारतीय हिमालय से निकलती है। तो भारतीय हिमालय की बात करेंगे तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग यमुना हो जाएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं यमुना की कहाँ से निकलती है, तो ये आपका यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलता है, जो बंदरपूछ रेंज है उत्तराखंड में, वहाँ से ये निकलता है। घाघरा की बात करेंगे तो ये हमारा इंडिया से नहीं निकलता है, ये आपका नेपाल से और जो तिब्बत वाला जो हिमालय है ना वहाँ से आपको निकलता है। कौन, मापचुंगू ग्लेशियर करके है, वहाँ से आपका घाघरा नदी निकलता है। इसकी सहायक नदी है आपका शारदा, जिसको गौरी गंगा के नाम से भी जानते हैं। इसका जो है गंगा में मिलान होता है कहाँ पे, तो बिहार का छपरा जो जगह है वहाँ पर जो आपका ये घाघरा नदी आपका मिलता है, ठीक है। और ये कहाँ से निकलता है, जो शारदा नदी है ये आपका मिलाम हिमनद है वहाँ से निकलता है। बाकी गंडक नदी ये भी आपका जो है मतलब भारत से नहीं, भारतीय हिमालय से नहीं निकलता है, ये आपका नेपाल वाला इलाके से ये भी निकलता है आपका, ठीक है, याद रखिएगा। सोनपुर में मिलता है ये आपका, ठीक है, गंडक। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं कोसी नदी के बारे में, तो कोसी नदी जो है आपका कटिहार में जाकर के मिलता है गंगा से। बाकी थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं यहाँ पर भारतीय नदी तंत्र के बारे में, तो दो भागों में इसको बांटा गया है, एक हिमालय नदी तंत्र और एक प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। हिमालय नदी तंत्र वैसा तंत्र होता है जिसमें कि वर्षा जो है मतलब इसमें वर्ष भर आपको पानी देखने को मिलता है। कारण ये है कि ये जो है आपका हिमनद यानी कि ग्लेशियर से ये जो है निकलता है, ठीक है। और प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ जो है मौसमी होती है यानी कि अल्पकालिक नदी होती है, मतलब इसमें जो है सिर्फ जब वर्षा होती है तभी इसमें पानी देखने को मिलेगा, ठीक है। इसका उद्गम हिमनद से नहीं होता है, इस कारण से ये सालों भर इसमें पानी नहीं होता है। रास्ता इसका लंबा होता है और गहरी होती है हिमालय नदी तंत्र का, और बाकी इसके विपरीत होता है प्रायद्वीपीय का, कि मतलब इसका जो रास्ता छोटा होता है, ज़्यादा गहरा नहीं होता है, ठीक है। बाकी ये जो है आपका इसमें कुछ कुछ नदियाँ जो है पूर्ववर्ती भी होती है, ठीक है। पूर्ववर्ती का मतलब ये होता है कि जो नदियाँ हिमालय के उद्गम से पहले अस्तित्व में थी, ठीक है, और उन्हें पूर्ववर्ती नदी कहते हैं और ये अपना मूल मार्ग को बनाए रखते हैं। जैसे कि अगर बात करेंगे इसमें एग्जाम्पल में तो गंगा हो जाएगा, ठीक है, सतलज हो जाएगा, कोसी, सिंधु, ये सब आपका जो है मतलब पूर्ववर्ती नदियाँ हैं, क्योंकि ये हिमालय जब बना था उसके पहले भी यहाँ पर जो है बह रही थी और ये अभी भी वही रूट को फॉलो कर रही है, ठीक है। तो ये सब आपका जो है यहाँ पर पूर्ववर्ती नदी के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग यहाँ पे, भारत में की गई पहली पूर्ण जनसंख्या कब हुई थी। पूर्ण जनसंख्या अगर बोलेगा तो वो हो जाएगा आपका लॉर्ड मेयो के सॉरी लॉर्ड रिपन के काल में हुआ था 1881 ईस्वी में। और अगर बोलेगा अपूर्ण तो अपूर्ण वाला आपका 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था, ठीक है। तो अपूर्ण वाला 72 में और 81 में आपका पूर्ण जनगणना हुआ था। और इस समय जो 1881 में हुआ था ना उसमें जनगणना आयुक्त कौन थे, तो ये थे WC प्लॉडन थे, ठीक है, ये याद रखिएगा। बाकी 1951 में जो है सबसे पहले स्वतंत्रता के बाद हम लोग का सेंसस हुआ था। और ये कंडक्टिंग अथॉरिटी कौन होता है, मतलब जनसंख्या कौन करवाता है, तो इसमें एक रजिस्ट्रार जनरल होता है और एक आपका जनगणना आयुक्त होता है, ठीक है, और ये दोनों आपका गृह मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे अगर भारतीय जनगणना का जनक की बात करेंगे तो ये आपका हेनरी वॉल्टर को माना जाता है, क्योंकि इसने सबसे पहले 1830 में जो है भारतीय जो शहर था, ठीक है, उस समय जो भारतीय शहर आपका ढाका भी मतलब भारत में ही आता था, तो ढाका में जो है सबसे पहले यहाँ पर सेंसस हुआ था 1830 ईस्वी में ये किए थे हेनरी वॉल्टर, इसलिए इनको जो है भारतीय जनगणना का जनक भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं,
2011 जनगणना की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका जो है 15वीं जनगणना है, ठीक है, ऑल ओवर। और अगर बात करेंगे स्वतंत्रता के बाद, तो स्वतंत्रता के बाद ये 7वीं जनगणना है, ठीक है। 2 चरणों में ये हुआ था। पहला मकान सूचीकरण किया गया था और दूसरे फेज में आपका जो है जनसंख्या जनगणना किया गया था, ठीक है। इस समय जो जनगणना आयुक्त कौन थे, तो सी चंद्रमौली थे 2011 में, याद रखिएगा। और मोटो क्या था, तो मोटो था हमारा हमारी जनगणना हमारी भविष्य, ठीक है। तो ये 2011 के बारे में कुछ कुछ फैक्ट आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा स्थल चीन और म्यांमार के रास्ते में ब्रह्मपुत्र घाटी के पास की पहाड़ियों पर स्थित है, तो यहाँ पर देखिए चीन और म्यांमार के रास्ते में ब्रह्मपुत्र घाटी के पास, तो ये आपका दाऊजली हेडिंग हो जाएगा। जब हम लोग पढ़ रहे थे जो हमारा मतलब नवपाषाण काल जब पढ़ रहे थे, तो उसका ये एक प्रकार का साइट है, याद रखिएगा, दाऊजली हेडिंग, जहाँ पर जो है जेडाइट पत्थर जो कि एक प्रकार का हरा पत्थर है वहाँ से मिला था। तो ये एक प्रकार का आप कह सकते हैं कि नवपाषाण साइट भी है। बाकी थोड़ा सा हम देख लेते हैं यहाँ पे जो आपका पाषाण युग है। तो पाषाण युग में पूरा पाषाण जो है, ठीक है, इसका जो टाइम पीरियड होता है 5 लाख बीसी से लेकर के 12,000 बीसी, जो कि एसएससी देता है वो हम बता रहे हैं आपको। तो 5 लाख बीसी से लेकर 12,000 बीसी यहाँ हो जाएगा। और मध्य पाषाण की बात करेंगे तो 12,000 बीसी से 10,000 बीसी यहाँ पर जो है रहता है। इसको माइक्रोलिथ के नाम से जानते हैं, ठीक है, याद रखिएगा मध्य पाषाण को, क्योंकि इसमें छोटे छोटे पत्थरों के औजार को यूज किया जाता था। नव पाषाण में बात करेंगे तो इसका जो टाइम पीरियड 9,000 से लेकर के 1,000 बीसी माना जाता है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग कुछ कुछ साइट्स की डिस्कस कर लेते हैं। ये तो आपका नवपाषाण युग का है, दाऊजली हेडिंग। इसके अलावा अगर बात करेंगे, मेहरगढ़ जो है आपका पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक है, लगभग 7,000 बीसी पहले जो है ये आपका हुआ था। तो ये आपका जो है नवपाषाण काल का एक साइट है। पय्यमपल्ली करके एक साइट है तमिलनाडु में, ये भी आपका नवपाषाण पाषाण काल का ही एक साइट है। गुफ्फरकल जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है, वो भी यहाँ पर है, ठीक है। इसको कुम्हारों की गुफा के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर लोग जो है गड्ढे बना करके रहते थे, ठीक है। तो ये सब आपके नवपाषाण के ही साइट है। बाकी बुर्ज होम की बात करेंगे तो ये आपका प्लेस ऑफ बर्थ है, ठीक है, इसको कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर जो है मानव और कुत्ते को साथ में दफनाया जाता था, ठीक है। और हड्डी से बने औजार, ये सब साक्ष्य आपके जो यहाँ पे मिले हैं। बाकी मेहरगढ़ में याद रखिएगा कि सबसे पहले किसी का प्रमाण जो है चावल का जो साक्ष्य मिला था यहीं पे आपको मिला था। और साथ ही साथ मिट्टी के ईंट से बने हुए घर भी आपको यहाँ पर देखने को मिले थे मेहरगढ़ में, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी पहला प्रोटो सिटी आप याद रखिएगा क्या था, ये कैटल ह्यूग था जो कि तुर्की में पड़ता है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप देखते हैं कुछ कुछ और चीज़ें, जैसे चिरांद की बात करेंगे तो चिरांद जो है कहाँ पे है, पटना में है। तो यहाँ से आपके हड्डी से बने औजार का साक्ष्य मिला था। और उटनूर में आपका जो है उटनूर आंध्र प्रदेश में है, यहाँ से भी कुछ ना कुछ आपको साक्ष्य मिला था। पहला प्रोटो शहर मैंने बता दिया कैटल ह्यूग जो कि तुर्की में पड़ता है। नेक्स्ट 2011 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर कितनी थी टोटल, तो ये थी 65.46, ठीक है। साक्षरता दर क्या होता है, तो ये कैलकुलेट किया जाता है आपका 7 वर्ष या उससे ज़्यादा का जो कोई व्यक्ति है, ठीक है, उसको किसी भी भाषा में लिख व पढ़ सकता है तो वो जो है आपका साक्षर कहलाता है। जैसे आप 22 भाषा जो आपका संविधान में मेंशन किया गया है उसमें से कोई सा भी भाषा में वो अगर पढ़ना लिखना जानता है तो आपका साक्षर कहलाएगा। ये चीज़ आपका साक्षरता दर ऐसा निकलता है, ठीक है। 7 वर्ष या उससे ज़्यादा, उससे कम वालों का नहीं देखा जाता है, ठीक है। बात करें तो भारत की साक्षरता दर 2011 के जनगणना के अनुसार तो ऑल ओवर अगर बात करेंगे तो ये आपका 74.04% था, ठीक है। और पुरुष की अगर बात करेंगे तो ये आपका 82.14% था। और अगर महिला की बात करेंगे तो 65.46 था। अंतर कितना देखने को मिला था, तो 16.68%। यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि कहाँ पर जो है मतलब सबसे ज़्यादा जो है, छोड़ो उसको हम बाद में ही डिस्कस करेंगे, अभी रहने देते हैं। आगे महिला और पुरुष की साक्षरता में अंतर अगर बात करेंगे, सबसे ज़्यादा जो आपका राजस्थान में देखने को मिला था और सबसे कम आपका मेघालय में देखने को मिला था, ठीक है। अब हम यहाँ पर राज्य और यूटीज़ की बात कर लेते हैं और जो जिला है वहाँ की बात करते हैं कि कहाँ पर सबसे ज़्यादा साक्षरता है। तो सबसे ज़्यादा की बात करेंगे केरल में है 94%। उसके बाद सबसे कम की बात करेंगे तो ये आपका बिहार में है, ठीक है, 61.8% है। सेकंड सबसे कम आपका अरुणाचल प्रदेश का है। और यहाँ पर सेकंड हाईएस्ट की बात करेंगे यहाँ पर लिटरेसी रेट, तो ये आपका मिजोरम में है, ठीक है। हाँ देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ही मिजोरम। बाकी यूटी में अगर बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा लक्षद्वीप का है, ठीक है, 91.85%। और सबसे कम आपका दादरा नगर हवेली का है। जिला की बात करेंगे तो सरचिप जिला है जो कि मिजोरम में पड़ता है, वहाँ का सबसे ज़्यादा हाईएस्ट लिटरेसी रेट है। और एमपी की बात करेंगे, यहाँ पर एक अलीराजपुर है, यहाँ पर जो है सबसे कम जिला मतलब साक्षरता वाला जिला है, ठीक है। बाकी 1951 में अगर पूछेगा साक्षरता दर कितना था तो 18.33% था। और 2001 में अगर बात करेंगे तो ये आपका 65.38% था, ठीक है। तो ये आपको ये भी चीज़ याद रखनी है। तो ये 2011 का थोड़ा बहुत यहाँ पर है और साथ ही साथ यहाँ पर 2001 का भी देख लिया। तो ये लिटरेसी रेट से संबंधित ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते, भारत के उपराष्ट्रपति को कितने वर्ष के लिए चुना जाता है, तो ये मैक्सिमम 5 साल के लिए चुना जाता है, ठीक है। राष्ट्रपति का भी सेम होता है और राज्यपाल का भी सेम होता है, ये भी चीज़ याद रखिएगा। बाकी
ये तो हो गया कार्यकाल ना, मतलब कितने साल के लिए। अब अगर पूछेगा अधिकतम उम्र, क्योंकि इससे पूछा जाता है, देखिए सुप्रीम कोर्ट की अगर पूछेगा तो मतलब 65 ईयर मिनिमम एज कोई भी हो सकता है, मतलब अगर सिलेक्शन लेना है तो इसमें कोई भी मिनिमम एज चाहिए, लेकिन 65 ईयर मैक्सिमम तक ये रह सकता है। हाई कोर्ट की बात करेंगे तो ये 62 ईयर्स होता है। यूपीएससी का अध्यक्ष का है तो ये आपका या तो 6 साल तक रह सकता है, ठीक है, या तो 65 की उम्र तक, ठीक है। एसपीएससी के अध्यक्ष की अगर बात करेंगे, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की, तो ये आपका 6 साल याद रखना है आपको, ठीक है, या तो 62, मतलब दोनों में 6 साल कॉमन है, लेकिन इसमें 65 है, इसमें 62 है, ठीक है। जैसे आपका सुप्रीम और हाई कोर्ट में था ना, वैसे ही मतलब है, ठीक है। भारत निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष की बात करेंगे तो ये आपका 6 और 65 याद रखना है, मतलब या तो 6 साल तक या तो मैक्सिमम 65 साल तक। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे, लेकिन उसके पहले याद रखिएगा कि जो उपराष्ट्रपति है वो, जो कि आपको पता है कि राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ये कौन से आर्टिकल में डिस्कस किया गया है, तो ये आपका 64 में है और 89, दोनों याद रखिएगा आप। निम्नलिखित में से कौन जो है सितार वादक नहीं है, ये क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा प्रभात शर्मा जो है वो आपका सितार वादक नहीं है, ये आपके बांसुरी बजाते हैं, ठीक है, असम से मतलब है, और बांसुरी बजाते हैं। बांसुरी का ऐसा वाद्य यंत्र है तो ये आपका सुशील वाद्य यंत्र है, मतलब फूंक के बजाया जाता है। इसके अगर फेमस कंपोनेंट की बात करेंगे, एक्सपोनेंट की, तो ये आपका हरिप्रसाद चौरसिया है, ठीक है, जिनको कि पद्म विभूषण मिल चुका है 2000 ईस्वी में, प्रयागराज में इनका जन्म हुआ था। पन्नालाल घोष भी आपके जो है बांसुरी वादक है, राजेंद्र प्रसन्ना, राजेंद्र कुलकर्णी, ठीक है, ये सारे आपके बांसुरी से संबंधित फेमस एक्सपोनेंट है, तो याद रखिएगा। बाकी अगर हम बात कर लेते हैं सितार की, तो सितार से आप याद रखिएगा कि ये एक प्रकार का तंतु वाद्य यंत्र है। इसमें कौन कौन से आ जाएंगे, तो अनुपमा भागवत, बुद्धादित्य मुखर्जी, निखिल बनर्जी, ये सारे के सारे जो आपके सितार से संबंधित है, ठीक है। पंडित रविशंकर भी आपके जो है सितार से ही संबंधित है, याद रखिएगा, और इनको भारत रत्न मिल चुका है 1999 में, जो कि सेकंड संगीतकार थे जिनको कि भारत रत्न मिला था। बाकी पहला तो अपने बता ही रखा है, एम एस सुब्बुलक्ष्मी को मिला था। बाकी ग्रैमी प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे जो कि वेस्ट मीट ईस्ट एल्बम करके था, इनके लिए इनको ग्रैमी अवार्ड मिला था, पंडित रविशंकर को, पहले भारतीय थे, ठीक है। बाकी राष्ट्रीय ऑर्केस्ट्रा की मतलब यहाँ पर गठन किए थे अनुष्का शंकर, इनकी बेटी का नाम था, ठीक है। ऋषभ रिकी राम शर्मा, ये इनके मतलब कह सकते हैं एक प्रकार के शिष्य टाइप के थे, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, ये तो हो गया हम लोग का फर्स्ट मेल, ठीक है, फर्स्ट मेल को ग्रैमी मिलने वाला थे, ठीक है। लेकिन अगर पूछेगा फीमेल, तो फर्स्ट फीमेल की बात करेंगे तो ये तन्वी शाह हो जाएंगे, ठीक है, जो गुजरात से संबंधित है, तो इनको फर्स्ट फीमेल थे जिनको कि ग्रैमी मिला है। बाकी सितार वादक में अगर और बात करेंगे तो उस्ताद विलायत खान और इमरात खान भी यहाँ पर जो है हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित राम नारायण निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र से जुड़े हुए थे, तो ये आपको याद रखना है, सारंगी से संबंधित रखते हैं पंडित राम नारायण, ठीक है। बाकी अगर बात करेंगे और भी अदर अदर यहाँ पर सारंगी में, तो ये आपका राम नारायण हो जाएंगे, ठीक है, अब्दुल लतीफ़ खान हो जाएंगे, सबड़ी खान हो जाएंगे, बुंदू खान हो जाएंगे और शकूर खान हो जाएंगे। जैसे आप ऐसे याद रख सकते हैं कि राम जब लेट लतीफ़ हो गए तो सबड़ी ने जो है उनको बूंद बूंद करके शक्कर खिलाया, ऐसा करके मतलब कुछ कुछ ट्रिक है, आप इसको याद कर सकते हैं। बाकी अगर रुद्र वीणा की बात करेंगे, तो रुद्र वीणा में याद रखना है जिया जिया मोइनुद्दीन डागर हो जाएगा, और सादिक अली खान हो जाएंगे, और असद अली खान, ये सारे आपके रुद्र वीणा से संबंधित रखते हैं। संतूर का अगर पूछेगा तो ये आपको हो जाएगा फेमस एक्सपोनेंट शिव कुमार शर्मा, ठीक है, इनके पुत्र का नाम था राहुल शर्मा। शिव कुमार शर्मा को 2001 में जो है पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। बाकी इसके अलावा अगर संतूर से पूछेगा तो भजन सपोरी हो जाएगा, उल्लास बपावत हो जाएगा, तरुण भट्टाचार्य हो जाएगा, तो ये सारे आपके जो है संतूर से संबंधित है। बाकी संतूर को जो है स्वतंत्री वीणा भी कहा जाता है, जिसमें कि 72 स्ट्रिंग्स आपको देखने को मिलता है, तो ये चीज़ भी आप याद रखिएगा। बाकी एक मोहन वीणा होता है, ठीक है, जिसके फेमस एक्सपोनेंट आपको याद रखना है पंडित विश्व मोहन भट्ट, जिनको कि ग्रैमी अवार्ड मिल चुका है 1994 में, और इनको संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड भी मिल चुका है 1998 में, ठीक है। तो मोहन वीणा याद रखना है आपका पंडित विश्व मोहन भट्ट, ये भी आपका कई बार डिस्कस हो चुका है। तो देखिए ये पीवाईक्यू सीरीज करने का यही फ़ायदा है ना कि इतने बार कोई चीज़ आएगा ना कि आपको वो याद ही हो जाएगा, तो इसलिए आपको शुरू से लेकर के अंत तक जितने भी पीवाईक्यू लेक्चर्स चल रहे हैं उसको आपको जो है रिवाइज करते हुए चलना है। बाकी जब ये ख़त्म हो जाएगा ना तो मैं आपको पूरे लेक्चर से रिलेटेड जितने भी MCQs होंगे वो सबको मैं आपको दूंगा, ठीक है, तो उससे और भी आपको ज़्यादा याद हो जाएगा अच्छे तरीके से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 13 नंबर, भारतीय शास्त्रीय संगीत में सरोद सम्राट के नाम से किसको जाना जाता है, तो ये आपका अमजद अली खान, ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। अगर बात करेंगे अमजद अली खान की, तो इनको 2001 में जो है विभूषण पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। इनके पिता का नाम था हाफिज खान, ये भी आपके सरोद वादक ही हैं, ठीक है। बाकी एक अलाउद्दीन खान भी आपके जो है सरोद से संबंधित है, इनके पुत्र है अली अकबर खान, ठीक है, ये भी आपके सरोद से संबंधित है। राजीव तारानाथ भी आपके सरोद से संबंधित है। बाकी इनको अगर बात करेंगे, अमजद अली खान को
पद्म विभूषण भी मिल चुका है, मतलब 2001 में, और पद्म भूषण भी मिल चुका है, दोनों मिल चुका है। 1991 ईस्वी में इनको मिला है पद्म भूषण और 2001 में मिला है पद्म विभूषण। बाकी अगर बात करेंगे और तो इसमें कुछ नहीं है। हाँ, ये इन फास्ट एखारे के नाम से जानते हैं। एखारे मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 14 नंबर, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में हड़प्पा नगर नहीं पाए गए हैं? तो ये अगर पूछेगा तो ये भी आपका रिपीटेड है। उत्तराखंड आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड में कोई भी हड़प्पा सभ्यता का कोई भी साइट नहीं मिला है। अगर बात करते हैं हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता की, तो ये 2500 से 1750 बीसी तक है। सबसे पहला जो शहर इसमें खोजा गया था दयाराम साहनी के द्वारा, ठीक है, हड़प्पा, इसलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता है। बाकी अगर बात करेंगे यहाँ पर 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की खोज की गई थी राखालदास बनर्जी के द्वारा। और जॉन मार्शल जो थे इस समय के भारतीय पुरातत्व विभाग यानी कि एएसआई, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जनक थे, ठीक है, या पिता इनको कहा जाता है, सॉरी सॉरी सॉरी, डायरेक्टर थे, ठीक है। डायरेक्टर अगर पूछेगा तो ये हो जाएगा जॉन मार्शल, अगर जनक पूछेगा ना तो वो हो जाएगा आपका अलेक्जेंडर कनिंघम। तो दोनों में कन्फ्यूज नहीं होना है आपको। बाकी ये आपका सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार है। उत्तर में मांडा जम्मू कश्मीर था, पूर्व में आलमगीरपुर यूपी था, दक्षिण में दैमाबाद महाराष्ट्र था, और पश्चिम में आपका सुल्तानगढ़ पाकिस्तान में था, ठीक है। बाकी प्राचीन बंदरगाह की अगर बात करेंगे यहाँ पे इस समय की, तो लोथल में था, ठीक है, जो गुजरात में पड़ता है, भोगवा नदी के किनारे। जहाज बनाने का स्थान था ये डॉकयार्ड था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में कौन इस योजना आयोग का उपाध्यक्ष भी था? तो योजना आयोग का अध्यक्ष बोला है तो प्रणब मुखर्जी यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे, कौन ओडिशा राज्य में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले नर्तक थे? तो 2000 में इनको जो पद्म विभूषण मिला था, इनका नाम था केलुचरण मोहापात्रा, ठीक है। बाकी ये पखवाज वाद्य यंत्र जो होता है वो बजाते थे। ओडिसी जो आपका शास्त्रीय नृत्य है उससे आपके संबंध रखते हैं ये। इनको संगीत नाटक अकादमी अवार्ड भी मिल चुका है 1991 में, ठीक है। बाकी गुरु बिपिन सिंह के बारे में याद रखना है कि ये जो आपका मणिपुरी से रिलेटेड है, इनको हंजाबा का टाइटल भी मिल चुका है। कौन दिया था? तो मणिपुर के एक राजा थे, उन्होंने इनको हंजाबा का टाइटल दे रखा है। तो याद रखिएगा, मणिपुरी जो शास्त्रीय नृत्य उनके जनक गुरु बिपिन सिंह को जाना जाता है। उदय शंकर के बारे में याद रखिएगा कि ये जो आपका फादर ऑफ फ्यूजन डांस कहा जाता है, इन्होंने हाई जो डांस है, ठीक है, इसको स्टार्ट करवाया था। तो उदय शंकर जी के बारे में याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। पंडित बिरजू महाराज के बारे में भी याद रखिएगा कि ये जो आपके कथक से रिलेटेड है, ठीक है, इनको पद्म विभूषण मिल चुका है 1986 में। और इन्होंने कलाश्रम, ठीक है, जो कि एक संस्था है, ठीक है, 1998 में जो यहाँ पर दिल्ली में स्थापित किया गया है, बिरजू महाराज ने किया है। अगर बात करेंगे घराना कि कौन से घराना से बिलोंग करते हैं, तो कालका बिंदादीन घराना जो कि लखनऊ है, ठीक है, वहाँ से जो है आपका संबंध रखते हैं पंडित बिरजू महाराज। आगे बढ़ते हैं। पानी, हवा और बर्फ जैसे विभिन्न एजेंटों द्वारा परिदृश्य को नष्ट करने को क्या कहा जाता है? तो ये आपका क्षरण कहलाता है, कोरोजन कहलाता है, ठीक है। बाकी एक होता है आपका यहाँ पे काया पलट, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग रूपांतरित चट्टान, ठीक है। तो रूपांतरित चट्टान कैसा चट्टान होता है? तो ये आपका अवस्था में परिवर्तन के कारण होता है। जैसे कि जो आपका igneous रॉक बाहर निकला, आप उसमें प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम में चेंज के कारण जो है वो आपका टूटता है, ठीक है। और टूटने के कारण जो है वो आपका एक चट्टान बनता है, जिसको कि रूपांतरित चट्टान कहते हैं, ठीक है। इसी को काया पलट भी कहते हैं, ठीक है। बाकी आपका एक अपक्षय क्या होता है? अपक्षय ये होता है कि वैसा चट्टान जो बिना विस्थापन के टूट जाती है, मतलब जहाँ पर है ना वहीं पर जो है आपका टूट रहा है। जैसे अवसादी चट्टान जो है उसको कहते हैं, ठीक है। ये आपका इन सिटू प्रोसेस होता है, मतलब जहाँ पर है वहीं पर जो है, मतलब बिना इधर उधर जाए, ठीक है, वहीं पर टूट जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं अपक्षय, ठीक है। ये इन सिटू प्रोसेस है, याद रखिएगा। आगे, पंजाब में कौन सा त्यौहार खालसा पंथ के गठन की स्मृति में मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, वैसाखी, ठीक है। वैसाखी फेस्टिवल को जो है यहाँ पर खालसा पंथ के गठन की स्मृति मनाया जाता है। बाकी खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो ये आपका 1699 में, याद रखिएगा, गुरु गोविंद सिंह जो 10वें गुरु थे ना, वो आपका थे, यहाँ पर स्थापना किया था। ये योद्धा समुदाय से बिलोंग करते हैं, ये चीज़ याद रखिएगा। इसके अलावा खालसा पंथ के अलावा याद रखिएगा, अकाल तख्त की अगर पूछेगा तो 6th गुरु हरगोविंद के द्वारा किया गया था। आदि ग्रंथ अगर पूछेगा तो ये आपका 5th गुरु गुरु अर्जुन देव के द्वारा किया गया था। हरमंदिर साहिब की अगर बात करेंगे तो ये आपके 5वें सिख गुरु अर्जुन देव ने यहाँ पर बनवाया था, ठीक है। गोल्डन टेम्पल में जो गोल्डन प्लेटिंग अगर बोलेगा तो ये आपका महाराजा रणजीत सिंह ने करवाया था, जो कि सुकरचरिया मिसले से बिलोंग करते थे। बाकी जो गुरुमुखी शैली था जिसमें कि खालसा पंथ लिखा गया था, ठीक है, इसे गुरुमुखी लिपि में ही लिखा गया था। तो इसको कौन स्टार्ट किया था? तो सेकंड जो गुरु थे, गुरु अंगद देव, ठीक है। तो उन्होंने यहाँ पर जो है गुरुमुखी शैली का जो है विस्तार किया था। और अगर बोलेगा यहाँ पर कि दो
सिख गुरु जो कि मुगलों द्वारा मारे गए थे, ठीक है। एक थे उसमें अर्जुन देव जो कि 5वें गुरु थे, और एक थे आपके गुरु तेग बहादुर जो कि 9th गुरु थे। तो अर्जुन देव को जहांगीर ने मरवा दिया था, क्योंकि अर्जुन देव ने जो है जहांगीर का जो बेटा था, ठीक है, जो कि जहांगीर के खिलाफ था, तो उसको जो है यहाँ पे मतलब शरण दे दिया था, ठीक है, जो खुसरो खां नाम था इसको, तो शरण दे दिया था। तो उसमें फिर जहांगीर जो है इसको मरवा दे डाले थे, ठीक है। और अगर गुरु तेग बहादुर की बात करेंगे तो ये आपका औरंगजेब ने मरवाया था इनको, ठीक है। धर्म परिवर्तन के कारण, मतलब ये अपने में धर्म परिवर्तन करवाना चाहते थे औरंगजेब, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं थे, तो इसलिए यहाँ पर जो है औरंगजेब फिर इनको भी मरवा देता है, ठीक है। आगे, किस खेल में बैकस्टिक शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो हॉकी में कई बार रिपीट हो चुका है। बास्केटबॉल में अगर पूछेगा तो शॉट ब्लॉक, रिबाउंड, ठीक है, पाइवट, ठीक है, याद रखना है बास्केटबॉल से संबंधित है, और इसमें 5 खिलाड़ी होते हैं। हॉकी में 11 खिलाड़ी होते हैं। वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं। इससे रिलेटेड कुछ कुछ वर्ड जैसे कि बम्प हो जाएगा, एस हो जाएगा, डिग हो जाएगा, किल, डबल हिट, जिससे फाउल हो जाता है, तो ये सारे टर्म आपका जो है वॉलीबॉल से रिलेटेड है। 6 खिलाड़ी इसमें होते हैं। बाकी हैंडबॉल से अगर पूछेंगे तो 7, और बेसबॉल में 9। बैडमिंटन में आपको याद रखना है एक टर्म होता है लव, जो कि 0 पॉइंट इसका मतलब होता है, ठीक है। चलो, नेक्स्ट है संसद संदर्भित करता है संसद संदर्भित करता है किस चीज़ को? तो राष्ट्रीय विधानमंडल को कौन से आर्टिकल में है? तो आर्टिकल नंबर 79 में है, ठीक है। आपको याद रखना है आर्टिकल नंबर 79 संसद की बात करता है, जिसमें कि आपको ये पता चलता है कि राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा होते हैं, जिसमें कि लोकसभा जो आपका निम्न सदन होता है, जिसको कि हाउस ऑफ पीपल कहा जाता है, और जो राज्यसभा होता है ना, इसको स्थायी सदन कहते हैं, क्योंकि ये कभी भंग नहीं होता है। इसको काउंसिल ऑफ स्टेट्स के नाम से जानते हैं, और राष्ट्रपति भी आपका इसका हिस्सा होता है। बाकी अगर पूछेगा राज्यसभा और लोकसभा का पहला बैठक कब हुआ था? तो 13 मई 1952 को हुआ था। और अगर पूछेगा कि लोकसभा जो है कब यहाँ पर जो है अस्तित्व में आया था, मतलब कब इसका गठन हुआ था, तो 17 अप्रैल 1952 को सबसे पहले इसका गठन हुआ था, ठीक है। और 13 मई 1952 को पहला बैठक भी होता है आपका, ये चीज़ याद रखिएगा। आगे, साइंस का क्वेश्चन है, त्वरण का एसआई मात्रक पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। और अगर वेलोसिटी का पूछेगा तो ये आपका मीटर पर सेकंड। त्वरण का मतलब हो जाता है एक्सेलरेशन, ठीक है। ये दोनों ही आपका सदिश राशि है, याद रखिएगा। सदिश राशि वैसा राशि होता है जिसमें कि दिशा के साथ साथ परिमाण भी होता है, ठीक है। आगे, वस्तु द्वारा तय की गई दूरी जो है किससे मत क्या होता है, मतलब वस्तु द्वारा तय की गई दूरी में क्या रिलेशन होता है? तो देखिए, ये आपका सीधा अनुपातिक होता है। मतलब कि अगर हम लोग यहाँ पर जो है समय को अगर बढ़ाएंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, गति आपका क्या हो जाएगा, क्या पूछे क्या रहा है क्वेश्चन, थोड़ा सा यहाँ पर गलत लिखा गया। वस्तु द्वारा तय की गई दूरी फिल इन द ब्लैंक्स से गलत थोड़ा टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। आप ऐसे याद रखिएगा कि इसमें जो आपका ये स्पीड होता है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका डिस्टेंस के, मतलब डिस्टेंस, सॉरी मैं उल्टा बोल दिया, डिस्टेंस जो होता है ना वो आपका यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड का। क्या बोल रहा हूँ मैं, स्पीड और टाइम में ना है ना रिलेशन, स्पीड और टाइम का रिलेशन याद रखना, ठीक है। स्पीड जो, अगर स्पीड बढ़ाओगे ना तो टाइम आपका घटेगा, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। अगर स्पीड को अगर बढ़ाएंगे तो टाइम क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है। ये चीज़ होता है, अगर टाइम बढ़ाएंगे तो स्पीड कम हो जाएगा, ये चीज़ होता है, आपको याद रखना है। आगे, कौन सा तत्व जो है तांबे की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील होता है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाएगा तो आपको वो जिंक था, ठीक है। लेकिन ऐसे आपको पूरा जो आपका रिएक्टिविटी सीरीज है वो आपको याद रखना है, जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये आपका पूरा रिएक्टिविटी सीरीज है, जिसमें कि सबसे ऊपर में पोटासियम है, उसके बाद सोडियम है। आप ऐसे याद रख सकते हैं, कैटरीना ने मांगी, कार मांगी, ठीक है, अल्टो जाएगा आपका, ठीक है। क्योंकि जितना भी आपका पूछेगा ना, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर जिंक तक पूछेगा, ठीक है। ऐसे आपको पूरे याद रखना है रिएक्टिविटी सीरीज को। सबसे ऊपर में पोटेशियम है, उसके बाद सोडियम, फिर उसके बाद बेरिलियम, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद एल्युमिनियम, फिर जिंक, ऐसे। तो अगर हमसे पूछा क्या है कि कौन सा जो है तांबे की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील है? तांबा का मतलब कॉपर, तो कॉपर से ज़्यादा हो जाएगा यहाँ पर ऊपर में क्या है, कॉपर से ऊपर, कॉपर कहाँ पे है, कॉपर यहाँ पर देखो Cu, ठीक है, ये रहा Cu। तो Cu से ऊपर जितने भी है ना वो आपके जो हाई एक्टिविटी है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग उसमें था जिंक, तो जिंक यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ठीक है। बाकी जो विस्थापन अभिक्रिया है वो इसी से रिलेटेड है, मतलब जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा ना वो उसको हटा करके उसके जगह पर बैठ जाएगा। जैसे कि अगर हम एल्युमिनियम का रिएक्शन ZnSO4 से करेंगे तो ये आपका एल्युमिनियम क्या करेगा, जिंक को जो है हटा करके उससे रिएक्शन कर लेगा सल्फेट से, तो एल्युमिनियम सल्फेट बन जाता है, और प्लस में जिंक अलग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एल्युमिनियम जो होता है ना वो जिंक से क्या है, हाई रिएक्टिव है, जैसे देख सकते हैं ये ऊपर है, तो इसीलिए यहाँ पर जो इसको रिप्लेस कर देता है।
उसी प्रकार से यहाँ पर और भी अदर अदर रिलेशन है, जैसे आप देखिए ये वाला में Cu प्लस में ZnSO4, चूँकि कॉपर जो है जिंक से हाईली रिएक्टिव नहीं है। जिंक देखा जाए तो यहाँ पर है और कॉपर आपका नीचे है, तो नीचे मतलब हाई रिएक्टिव नहीं है, जिंक ऑलरेडी पहले से ही हाई रिएक्टिव है, तो इसमें कोई भी ऐसा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होगा, जैसा है वैसा ही रहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपका याद रहना चाहिए, विस्थापन अभिक्रिया इस तरीके से होता है। बाकी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है अब आपके सामने। बाकी ये चीज़ याद रखिएगा कि बाकी जो नीचे है ना, ये सारे के सारे मतलब बहुत ही ज़्यादा लेस रिएक्टिव होता है, जिसमें कि जो सोना है ना वो तो और भी रिएक्शन नहीं होता है करता है किसी से, इसीलिए इसका यूज आपका ऑर्नामेंट वगैरह बनाने में किया जाता है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ होता है एक्वा रेजिया करके, उसमें ये जो है आपका मिल जाता है। तो एक्वा रेजिया क्या होता है, ये आपका HCl और HNO3 का मिक्सचर होता है, जिसमें कि HCl आपका 3 अनुपात में होता है और HNO3 1 अनुपात में। तो डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछ जाता है कि एक्वा रेजिया क्या है और उसमें क्या मतलब कितना रेशियो होता है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। बाकी ये जो आपको याद रखना है कि जो BaCa और Mg होता है ना, ये आपका हॉट वाटर से रिएक्शन कर लेता है, और एल्युमिनियम जिंक जो आपका स्टीम से आपका रिएक्शन कर लेता है। बाकी ये तो आपका जो है खुली हवा में छोड़ ही नहीं सकते हैं, ठीक है, आपके ऑक्सीजन में नहीं छोड़ सकते, नहीं तो ये आग पकड़ लेता है, इसलिए केरोसिन तेल में इसको डुबा के रखा जाता है, ये चीज़ आपने पढ़ा होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 24 बोला बैक्टीरियल फ्लैगम के 3 भाग क्या है। तो बैक्टीरियल फ्लैगम की अगर बात करेंगे तो इसमें आपका फिलामेंट होता है, हुक होता है, वेसल बॉडी होता है, जिसमें कि आप देख सकते हैं ये जो आपका वेसल बॉडी है, ये आपका हुक है, ये आपका फिलामेंट है। हुक से जो है जुड़ा होता है फिलामेंट और वेसल बॉडी, याद रखिएगा। बाकी फ्लैगलम एक होता है जो कि आपका मूवमेंट में मदद करता है, ठीक है, बैक्टीरिया का। आगे हम जो भोजन करते हैं उससे प्राप्त ऊर्जा हमारे शरीर में किस रूप में संचित रहती है, जो कि कल वाला होमवर्क था, ठीक है, तो याद रखिएगा कि ये जो आपका ग्लाइकोजन के रूप में आपका जो है लीवर होता है ना, उसमें आपका स्टोर रहता है। ये आपका होता है किसमें, मनुष्यों में, लेकिन अगर कोई पौधों में पूछेगा ना तो पौधों में आपका जो है स्टार्च के रूप में आपका संचित होता है, तो ये भी चीज़ आप याद रखिएगा। ठीक है, पौधों में स्टार्च के रूप में और मनुष्यों में ग्लाइकोजन के रूप में लीवर में होता है। बाकी एक होता है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कौन परिवर्तित करता है, ठीक है, तो इसमें आपका जो बीटा सेल होता है जो कि इंसुलिन सिक्रेशन करता है, तो उससे जो आपका ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होता है। बाकी अल्फा सेल जो है ग्लूकागोन यहाँ पर मतलब करता है, जो कि ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। बाकी इंसुलिन जो है आपका हार्मोन सिक्रेशन होता है, ये दोनों आपका हार्मोन है, ठीक है, ग्लूकागोन इंसुलिन, जो कि अग्नाशय यहाँ पर जो है निकालता है, ठीक है, इसीलिए इसको मिश्रित ग्लैंड ग्लैंड कहते हैं, क्योंकि ये आपका हार्मोन का भी सिक्रेशन करता है और क्या कहते हैं मतलब दोनों चीज़ करता है, इसलिए यहाँ पर जो अग्नाशय जो आपका मिश्रित ग्रंथि है, और ये सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड भी है, याद रखिएगा। ठीक है, अग्नाशय से 2 रस निकलता है, ट्रिप्सिन और लाइपेज, और ऑलरेडी हम लोग ये चीज़ पढ़ चुके हैं कि ट्रिप्सिन क्या होता है, ये आपका प्रोटीन को अमीनो एसिड में ब्रेक कर देता है, ठीक है, बेसिक मीडियम में ये काम करता है, और लाइपेज की बात करेंगे तो ये वसा को वसीय अम्ल में तोड़ता है। ठीक है, तो दोनों का काम याद रखना है। बाकी अगर पूछेंगे ये जो बाइल जूस होता है आपका, ठीक है, इसको क्षारीय कौन बनाता है, तो ये आपका ट्रिप्सिन ही बनाता है। ठीक है, तो ये था हम लोग का आज का लेक्चर। ठीक है, तो आई होप कि आपको सारी चीज़ का समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। बाकी आप सभी लोग अगर टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं ना, तो वहाँ पर हम लोग का जीके का डिस्कशन चलता है एवरी नाइट 9 PM पे, ठीक है, जिसमें कि हम लोग MCQs के थ्रू जो है और भी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि देखो जो भी एग्ज़ाम है ना प्रैक्टिस का चीज़ है, रिवीजन का चीज़ है। अब इसलिए मैंने ये रिवीजन सीरीज स्टार्ट किया, क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट्स जो है लेक्चर लंबा होने के कारण रिवीजन नहीं करते हैं, ठीक है, और नहीं रिवीजन करने के कारण ही उनका जो है सिलेक्शन में थोड़ा सा दिक्कत होता है, इसलिए मैंने ये सीरीज़ स्टार्ट किया है, जो कि काफ़ी सारे लोगों को बेनिफिट कर रहा है अगर वो रेगुलर बेसिस पे देख रहे होंगे तो। ठीक है, बस जुड़े रहना है और कंटिन्यू करते रहना है, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहना है, ठीक है। अब ऐसा भी नहीं है कि मतलब पूरा इसमें जान लगा देना है, ठीक है, मतलब स्मार्ट तरीके से कर पढ़ना है और क्या। ठीक है, तो चलो बाकी आज के इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।